फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीसीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज आप सभी के सामने मैं खुशखबरी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। आपको जिस वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार था वो वैकेंसी आ गया है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी 7वीं से 10वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन अब आ गया है। तो दोस्तों, अब अपनी तैयारी में पूरी तरह से धार लाना है। तो इसी क्रम में जैसे हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल, जितने भी गवर्नर जनरल थे उनका कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसी क्रम में जो अगला भाग है जो हम लोग कल पढ़े थे, हमने अपने कल पिछले वीडियो में बताया कि हम लोग कल लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक अपने कार्यकाल में कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किए, उनके कार्यकाल में कौन कौन सा महत्वपूर्ण नीतियां और कानून लाया गया, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने इस चीज का जिक्र अपने पिछले वीडियो में किया था। तो दोस्तों, अगर क्लास शुरू करने से पहले अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग नया भाग। लॉर्ड विलियम बेंटिक, आप सभी को पता है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सुचारू रूप से संचालित करने, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सुकुशल नेतृत्व देने में लॉर्ड विलियम बेंटिक की बहुत बड़ी भूमिका रही। लॉर्ड विलियम बेंटिक ही वो गवर्नर जनरल थे जिन्हें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि इस समय 1833 का एक अधिनियम आता है। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के तौर पे नामित किया जाता है। तो क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैंने बताया था इससे अपने पिछले वीडियो में कि गवर्नर जनरल बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था वो थे कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। यही तो मैंने बताया था, वारेन हेस्टिंग्स। तो ये चीज याद रखना, ये है से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछे तो उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। अगर क्वेश्चन पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये दोनों टर्म को है से दोनों टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, इससे 1 मार्क्स पूछा जाता है क्वेश्चन। जब भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रेमवर्क होगा तो इसी टाइप से होगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। अब इनके कार्यकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ? पहला, सती प्रथा पे रोक का अधिनियम 1829 ईस्वी में लाया गया। हमारा देश में, हिंदू समाज में सती प्रथा एक बहुत ही एक प्रकार से बुरी प्रथा थी, जो यहाँ पे भारतीय महिलाओं को उनके पति के देहांत होने पर उनको उनके चिता में जिंदा जला दिया जाता था। इस तरह की मतलब निर्मम व्यवस्था हमारे सामाजिक व्यवस्था में थी। आप सभी को पता है कि राजा राम मोहन राय के अथक जागरूक करने के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये तय किया कि जो सती प्रथा है वो मानव जाति के लिए सही नहीं है, ये मानवीकरण के लिए सही नहीं है। तो इन लोगों ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक से संबंधित अधिनियम लाया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सती प्रथा का जो अधिनियम है
किस गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल जो भारत के पहले थे, उनके कार्यकाल में सती प्रथा से संबंधित कानून लाया गया। और ये जो सती प्रथा से संबंधित कानून है कब लाया गया? सन 1829 ईस्वी में। दूसरा इनका काम हुआ इनके ठगी प्रथा का अंत। उस समय बहुत सारा ठग हुआ करते थे, एक दूसरे से ठगने की जो व्यवस्था थी वो उस समय बहुत ही मतलब प्रचलन मात्रा में थी। किसी से भी ठग लिया जाता था। कंपनी के जो कर्मचारी हैं, यहाँ के राजाएं, यहाँ का जो गरीब जनता थी, उनसे ठगी का काम किया करता था। तो इसी को रोकने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में एक अधिनियम लाया गया। ठगी प्रथा का अंत से संबंधित एक अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम के तहत ये सुनिश्चित किया गया कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटे। ठगी प्रथा का अंत से संबंधित जो अधिनियम है किस साल लाया गया? सन 1830 ईस्वी में किया गया। सन 1830 ईस्वी में किया गया। तो अब यहाँ पे क्या है? अब दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज यहाँ पे जो अधिनियम लाया गया 1833 का चार्टर अधिनियम। 1800 जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया है कि चार्टर एक प्रकार से कानून का एक दस्तावेज है, जहां जिस चार्टर के द्वारा कंपनी को भारत में संचालित किया जाता है कि आपको यहाँ पे इस तरह से काम करना है, आपको यहाँ पे इस अधिनियम के तहत जो प्रावधान किया गया है उस अधिनियम के तहत काम करना है। तो इसी संबंधित में इसी दिशा में 1833 का चार्टर अधिनियम लाया गया। अब जैसे मैंने अभी तुरंत जिक्र किया कि इसी चार्टर अधिनियम के तहत ये जो पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल कहलाता था, अब इसको क्या किया गया कि इसको अब भारत का गवर्नर जनरल के तौर पे जाना गया। किस अधिनियम के तहत, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? 1833 का चार्टर अधिनियम, इसको याद रखना है। उसके बाद 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, क्योंकि जब यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इन्होंने यहाँ पे शिक्षा संबंधी जितने भी ड्रॉबैक थे कि हाँ, इनको लगा कि हाँ शिक्षा में है से इन सारे चीजों को सुधार करना चाहिए। तो इसी दिशा में इन लोगों ने ऐसे क्या किया कि शिक्षा संबंधी प्रस्ताव लाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, लोग भारत में शिक्षा को बढ़ावा क्यों देना चाहते थे? यहाँ तो वे व्यापार करने आए थे, तो इनका क्या वहां पे इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था? क्वेश्चन तो ये हो सकता है ना कि यहाँ तो ब्रिटिशर थे, अंग्रेज लोग थे, वो बाहर से थे, तो यहाँ का शिक्षा से इनका लेना देना क्या था? लेना देना था, क्योंकि 1833 ईस्वी तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग पूरे भारतवर्ष में शासन स्थापित हो गया था। आपको नहीं लगता है कि ये जो शासन व्यवस्था है, क्या एक व्यक्ति से इसे कंडक्ट किया जा सकता है? पूरी शासन व्यवस्था जो पूरे भारतवर्ष में, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में इनकी शासन व्यवस्था जो फैल गई थी, क्या केवल भारत का गवर्नर जनरल ही शासन कर सकता था? क्या उसके केवल एक होने से ऐसे पूरा क्षेत्र में शासन व्यवस्था स्थापित की जा सकती थी? नहीं, उसकी सहायता के लिए कर्मचारी की आवश्यकता होती है। तो वो जो कर्मचारी, अब सारा कर्मचारी तो इंग्लैंड से तो ला नहीं सकता है, सारा कर्मचारी इंग्लैंड से तो ला नहीं सकता है। अगर इंग्लैंड से लाएगा भी तो कंपनी को बहुत नुकसान होगा। तब इन्होंने तय किया कि क्यों ना हम यहाँ के लोगों को वो शिक्षा दे जिस शिक्षा के जरिए हमारी कंपनी रन करती है। तो पर्पस यही था कि यहाँ का जो इंडियन लोकल पीपल है उनको मैं शिक्षा दूं और उस शिक्षा के जरिए कंपनी की जो शासन व्यवस्था है मैं उनको रन करूं। तो ऑब्जेक्टिव ये था। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया कि अंग्रेज लोग भारत में शिक्षा को क्यों बढ़ावा देना चाहते थे? बढ़ावा इसलिए देना चाहते थे ताकि वो अपनी कंपनी को चलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट कर्मचारियों की है उनकी यहाँ पे पूर्ति की जा सके। अब ये जो पहले कर्मचारी थे उनके पास तो शिक्षा नाम की व्यवस्था थी नहीं, वो सारा भारतीय लोकल लैंग्वेज में शिक्षा
ऐसे अडॉप्ट किए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक ऐसा शिक्षा होना चाहिए जिसमें कंपनी को ऐसे चलाने में ज्यादा सुगमता हो। तो इसी दिशा में इन लोगों ने क्या किया कि शिक्षा संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया। कौन सा ईस्वी में किया? सन 1835 ईस्वी में किया। और अब क्वेश्चन अब ये उठा कि शिक्षा जब हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं तो मीडियम क्या होना चाहिए, माध्यम क्या होना चाहिए? तो इन लोगों ने तय किया कि ऐसे हम लोग शिक्षा अंग्रेजी भाषा में देंगे, अंग्रेजी भाषा में देंगे। और तभी से आज भी हमारे देश में वर्नाकुलर लैंग्वेज, जिसे हम लोग स्थानीय भाषा कहते हैं, उस पर अभी इंग्लिश भाषा पूरी तरह से हावी है। और उन्होंने तय किया कि क्योंकि पूरी कंपनी की जो शासन व्यवस्था है वो अंग्रेजी भाषा से ही कंडक्ट कराई जाती थी, इसलिए इन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले थे। मैं जब शिक्षा संबंधी चीजें वहां पे बताऊंगा तो लॉर्ड मैकाले के बारे में भी बताऊंगा कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक शिक्षा संबंधी, एक भाषा संबंधी एक कमेटी बनाएगी। और उस कमेटी को ये जिम्मेवारी सौंपी गई कि भारत में जो शिक्षा का स्तर है, भारत में जो शिक्षा का जो माध्यम है, किस भाषा में दी जानी चाहिए। और इस कमेटी ने निर्णय लिया कि भारत में शिक्षा को हमें बढ़ावा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से देना चाहिए। और उसी समय से पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे इंग्लिश के उपयोग का प्रचलन भारत में बढ़ा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद कल हम लोग पढ़े थे सहायक संधि। अब सहायक संधि में क्या था? सहायक संधि में कंपनी जो यहाँ के राजा मरवाड़े होते थे, जो राजा होते थे, वहां पे अपना रेजिडेंट अपॉइंट करता था। वहां पे उनके दरबार में यूरोपीय कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, खुद की सेना रखती थी, खुद की सेना उसके दरबार में रखती थी। और इसी दिशा में इन लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कल पढ़ा कि सबसे पहला जो वहां पे मिलाया था सहायक संधि में, सबसे पहला कौन था? सबसे पहला था हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि की समझौता की। कब की थी? 1798 ईस्वी में। हम लोग उसके बाद देखे तंजौर आया था, फिर अवध आया था, है ना। तो उसी क्रम में आगे, इसी क्रम में बढ़ते हुए सन 1831 में मैसूर को कंपनी के साम्राज्य में मिला दिया गया। मैसूर को कौन सा ईयर में? सन 1831 ईस्वी में। दुर्ग है से दुर्ग को कौन सा साल में बनाया, यहाँ पे मिला दिया गया? 1834 ईस्वी में। और जो मध्य कछार है वो 1834 ईस्वी में। तो इस तरह से कि यहाँ पे कौन कौन सा राज्य को किस वर्ष सहायक संधि के तहत कंपनी के साम्राज्य में मिलाया गया। और बाद में हम लोग देखेंगे कि जब लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल आता है तो उसने पूरे भारत के जितने भी साम्राज्य थे, जितने भी, उनको अपने कंपनी के अधीन में कर लिया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या करता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही ये जो है से रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि करता है। रणजीत सिंह के साथ, रणजीत सिंह कौन थे? रणजीत सिंह पंजाब के एक राजा थे और उनके साथ एक संधि भी हुआ था, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि, और ये अमृतसर की संधि कब हुआ था? सन 1813 ईस्वी में हुआ था। और पंजाब और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये तय किया कि हम लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्रबाजी नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे और आपस में हम लोग मित्रता की भावना को रखेंगे। राइट। अब ये क्या हुआ आगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति, राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति। लॉर्ड कॉर्नवालिस हम लोग देखे थे कि कल है से हम लोग अपने क्लासेस में देखा कि कॉर्नवालिस ने एक कोड का है से कोड को लागू किया था, जिसे हम लोग कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं। जैसे हमने बताया कि किस प्रकार से वहां पे विश्व के इतिहास में नेपोलियन अपना नियम कानून को लागू करने के लिए कोड का निर्माण किया था, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जानते थे।
उसी प्रकार से कॉर्नवालिस ने भी एक कोड का सृजन किया, जिसे हम लोग कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते थे। इस कोड में क्या होता था कि जो न्याय संबंधी अधिकार था, प्रशासनिक संबंधी अधिकार था और राजस्व संबंधी जो अधिकार था, उसको इस कोड में सम्मिलित किया गया। तो वहां पे जो व्यवस्था किया गया था प्रांतीय, अपीलीय एवं भ्रमणकारी की, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, उसको हटा दिया। किसने हटा दिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यहाँ पे ऐसे राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति किया गया। राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति किनके कार्यकाल में शुरू हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद जो गवर्नर जनरल, मतलब कि भारत के गवर्नर जनरल 1800, इनके पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक के पहले हम लोग कहते थे बंगाल का गवर्नर जनरल, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ इसका नाम भारत का गवर्नर जनरल पड़ा। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद अगले जो भारत के गवर्नर जनरल थे, नाम था लॉर्ड एनबरो। उनका नाम क्या था? लॉर्ड एनबरो। अब लॉर्ड एनबरो ने क्या किया? सहायक संधि के तहत इसने भी सिंध को सन 1845 ईस्वी में सम्मिलित कर दिया। कहां पे सम्मिलित कर दिया? कंपनी के साम्राज्य में। तो सहायक संधि से जितना भी कौन कौन सा साम्राज्य, कौन कौन सा राज, कौन सा ईयर में शामिल हुआ, उसको याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे क्रोनोलॉजी के फॉर्म में पूछा जा सकता है। और पिछले कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रोनोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन सहायक संधि से पूछा गया है। यहाँ पे सिंध का विलय सन 1843 ईस्वी में ग्वालियर के साथ युद्ध, ग्वालियर जो अभी हमारा मध्य प्रदेश में है, वहां के राजा के साथ ऐसे इनका युद्ध होता है। वहां के राजा के साथ इनका युद्ध होता है और इनमें अंग्रेजों की ही जीत होती है, क्योंकि इनका रिसोर्स, इनका संसाधन, इनका हथियार इनके अपेक्षा उच्च किस्म की थी। अब इनके बाद जो लॉर्ड एनबरो के बाद जो भारत के गवर्नर जनरल आते हैं, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का जो कार्यकाल है 1844 से 1848 के बीच में माना जाता है। अब लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के कार्यकाल में कौन सा महत्वपूर्ण घटनाएं घटा? तो पहला, प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध। हम लोग इससे पहले बहुत सारा युद्ध का जिक्र कर चुके हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे। तो अब यहाँ पे जो युद्ध होता है लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? ये 1846 में होता है। और इस युद्ध का अंत लाहौर की संधि के साथ होता है। बहुत सारा हम लोग अपने पिछले वीडियो में संधि के बारे में जिक्र किए। पहला सलबाई की संधि, बेसिन की संधि, सागुली की संधि, ये जितने भी संधि है ना, संधि को याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। लाहौर की संधि कब हुआ? 1846 ईस्वी में हुआ। किस कारण हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के परिणाम स्वरूप लाहौर की संधि हुई। सामाजिक सुधार, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में सामाजिक सुधार कौन कौन सा किया गया? पहला, बालिका हत्या, जैसे भ्रूण हत्या जो होता है कि अगर बालिका है, अगर वो फीमेल चाइल्ड है तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में इसका प्रचलन अभी भी है, लेकिन सरकार के द्वारा इसे प्रोहिबिट कर दिया गया है। लेकिन उस समय ये बहुत ही अपना प्रिवेलेंट वे में था। बालिका हत्या को रोकने के लिए अधिनियम लाया। पूछा जाएगा कि बालिका हत्या को रोकने संबंधी कानून किस भारत के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लाया गया? तो उत्तर क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बालिका हत्या से संबंधित अधिनियम लाया गया। और नर बलि की जो प्रथा है, पहले इतिहास में क्या होता था कि पूजा पाठ में नर बलि, मतलब कि यहाँ तक कि मनुष्य की बलि दी जाती थी। इन सारे कुप्रथाओं को
बालिका हत्या संबंधी कुप्रथा, नर बलि संबंधी कुप्रथा को रोकने के संबंधित जो कानून है किसने लाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने लाया था। तो इस तरह दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़े? पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन सारे चीजों में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में जो भी महत्वपूर्ण इंसिडेंट हुआ वो आपको पूरी तरह से रट जाना है, क्योंकि हमेशा सवाल लॉर्ड विलियम बेंटिक से एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और जो भी इंसिडेंट हुए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए, मैंने यहाँ पे जिक्र किया है और इसका जो भी यहाँ पे घटनाएं घटा उसको याद करना है। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद हम लोग क्या पढ़े? लॉर्ड एनबरो, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने इस अपने वीडियो में स्पेक्ट्रम में जो भी इंपॉर्टेंट इन सारे गवर्नर जनरल से सूचनाएं हो सकती थी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। और दोस्तों आप सभी को पता है जेपीएससी आ चुका है, इसलिए आपको अपनी तैयारी में धार देनी है। तो आपके साथ ये हमारा जो पीसीएस ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल है आपको हर कदम में साथ देगा। आपको अगर किसी भी प्रकार का क्वेरी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का क्लासेस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ